नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित हुए हैं इतिहास की टॉपिक लेकर के, इतिहास सब्जेक्ट को लेकर के। और इसमें जो है सो हमने आपको ऑलरेडी जो है सो 2 से 3 क्लास ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप उस क्लास को ज़रूर देखिए, उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें हम आपको वनडे के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछने की संभावना, पूछने योग्य क्वेश्चन बन रहा था, उन सारे चीज़ों को हमने बता दिए थे। परंतु हमने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिए थे कि हमारी जो यह क्लास है वो 0 से हीरो लेवल तक चलने वाला है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि बीपीएससी लेवल का हम जो है इसमें तैयारी कराने वाले हैं। तो बीपीएससी लेवल की तैयारी करने के लिए आपको वनडे की तरह सोचना और समझना और याद करना ही नहीं होता है, बल्कि जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उसकी धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक पहलू क्या है, उस दृष्टिकोण से भी आपको पढ़ने की आवश्यकता होती है। तभी जा करके आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम आपको हड़प्पा सभ्यता बताने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हड़प्पा सभ्यता का ही बहुत सारी चीज़ें बता दिए थे। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का आकार किस प्रकार का है, उसका क्षेत्रफल कितना है, उसके बाद उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या, हड़प्पा सभ्यता में पूर्व में कौन सा क्षेत्र पड़ता है, कहाँ से कौन सी चीज़ें मिला है, बनावली से क्या मिला है ना, हड़प्पा से क्या मिला है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। इस वीडियो में हम आपको धार्मिक जीवन के बारे में बताने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो धार्मिक जीवन था किस प्रकार से था, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आगे यहाँ से हम दूसरी स्लाइड पे ले आते हैं। जैसा कि हम इसमें आपको दिखाना चाहें तो ये सब देखिए आपको ऑलरेडी जो है सो हम आपको पढ़ा चुके हैं, सिखा चुके हैं। ये सारे देख रहे हैं ना। ईस्वी के बारे में यदि आप लोगों को प्रॉब्लम होता होगा तो ईस्वी भी देख सकते हैं। पाषाण काल को भी हमने कंप्लीट कर दिए थे। तो इस सब पे हम समय आपका जो है सो व्यतीत ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी जो है सो आपको सिखाए हुए हैं, समझाए हुए। देखिए यही हड़प्पा सभ्यता है और इसी के बारे में हम आपको अच्छे से समझा दिए थे, है ना। मानचित्र के द्वारा हम आपको बता दिए थे हड़प्पा सभ्यता यहीं से हमने स्टार्ट किए थे। और इन्हीं के बारे में हमने आपको मोहनजोदड़ो के बारे में बता दिए थे, हड़प्पा के बारे में बता दिए, सिंध प्रांत में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उसके बारे में बता दिए थे। इसी में आम का कुच्चा का ट्रिक हमने आपको बताए थे। जो स्टूडेंट नहीं देखे थे ना वो ज़रूर इस वीडियो को देख लीजिएगा, इससे पहले वाले वीडियो को, और फिर इसको देखिए तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। और हाँ, इसका जो पीडीएफ यदि आप लोग चाहते होंगे तो पीडीएफ का जो डाउनलोड करने का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम केवल और केवल आपको समझाने का काम करते हैं। लिखे हुए चीज़ों को आपको पीडीएफ पे डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। चलिए अगले स्लाइड पर आ जाते हैं हम लोग। इसमें देखिएगा थोड़ा सा, तो इसमें भी देख लीजिए। हमने आपको हड़प्पा से बताए थे मातृभूमि मिला है ना। मातृ देवी की जो है मूर्ति मिला, 6 के 2 कतार में अन्नागार, कांसे की दर्पण और कांसे की कागार। इन तमाम चीज़ों के बारे में मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी, बृहदस्थ अन्नागार, सूती वस्त्र, पशुपति से विशाल अन्नागार, मेसोपोटामिया का मोहर और नरकंकाल, तमाम चीज़ों के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। ठीक है ना। तो ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। चलिए आज की क्लास में हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। शायद इस चीज़ को हमने नहीं बताए थे, तो चलिए यहीं से प्रारंभ कर लेते हैं। ये जो है सो हड़प्पा सभ्यता का जो महत्वपूर्ण स्थल है वो किन किन नदियों के किनारे बसा हुआ है, उस नदी का नाम देखिए, और उस नदी के किनारे कौन सी शहर है हड़प्पा सभ्यता का, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि मांडा। मांडा के बारे में आप लोगों को बताए थे कि यही जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में सबसे ऊपर वाला हिस्सा, भारत के सबसे उत्तरी हिस्सा में मांडा पड़ता है। और आपको जब इसकी मानचित्र ये बताए थे चौहदी के बारे में, तो हमने बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे उत्तर वाला भाग था वो मांडा ही था। और मांडा किस नदी के किनारे है तो आप ध्यान में रखेंगे, चिनाब नदी के किनारे है। अब चिनाब नदी के बारे में अगर बताए तो चलिए एक दूसरा स्लाइड ले लेते हैं, जिसमें हम आपको ये पहले बता दें कि एक सिंधु नदी है और सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं। उन सहायक नदियों में से एक नदी चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। तमाम 5 नदी है। तो इन 5 को पहले हम बता देते हैं, आपको मानचित्र के द्वारा बना करके समझा देते हैं, और फिर इसको याद रखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से ध्यान में रखिएगा कि ये जो है सो अपना क्या है तो उत्तर भारत है। ये क्या है तो इस प्रकार से हम बना लेते हैं इसको, थोड़ा सा रफली आइडिया करके। एक सेकेंड, ये इस प्रकार से बनाते हुए अगर निकाल लिए तो ये उत्तर भारत है। अब उत्तर भारत के ये वाला जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं ना, यहीं पे मानसरोवर झील है, और इसी मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है इस प्रकार से। इसी नदी का नाम दिया जाता है सिंधु नदी। एज फॉर सिंधु याद रखिएगा। अब ये क्या है तो ये सिंधु नदी है। थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये क्या है तो सिंधु नदी है। अब सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां भी होती है, तो वो 5 सहायक नदियों के बारे में समझिए। तो यहाँ से देखिए, सबसे एक ऊपर में जो नदी निकल के आती है इसी का नाम होता है झेलम। उसके नीचे से आता है चिनाब,
फिर आता है रावी, उसके बाद आता है ब्यास और उसके बाद आता है सतलज। तो इस प्रकार से जैसे उसकी 5 नदियाँ होती हैं, इन 5 नदियों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे ऊपर में क्या होता है झेलम, फिर उसके बाद बताया चिनाब, CS से आप ध्यान में रखेंगे चिनाब, उसके बाद हमने बताया रावी और उसके बाद बताया ब्यास, B फॉर ब्यास, और फिर से ये क्या है तो सतलज है, तो S फॉर सतलज, S से सिंधु इधर है और ये क्या है तो सतलज है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ऊपर में क्या है तो एक नदी ऊपर से आया तो झेलम, उसके बाद चिनाब, उसके बाद रावी, उसके बाद ब्यास। ब्यास क्या है तो ये चिनाब में आकर के सॉरी सतलज में आकर के मिल जाता है। तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। क्या रखना है तो झेलम, जे से झौ रख लीजिएगा झेलम, उसके बाद चिनाब, उसके बाद रावी, उसके बाद ब्यास, B फॉर ब्यास, और उसके बाद SAT मतलब सतलज। ये सभी के सभी क्या है तो सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं। इस नदियों के बारे में आप जरूर ध्यान में रखिएगा। हालांकि देखिए आपको और फील लग रहा होगा इस प्रकार से पढ़ना, बट और नहीं फील कीजिए। आप हर चीज़ को कॉन्सेप्ट से समझ के जोड़ करके सीखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, तभी जा कर के आप जैसे एक सफल जो है मतलब स्टूडेंट कहलाएंगे और आपको जॉब जल्दी से जल्दी मिल सकता है। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस सारे चीज़ों के हमने आपको बता दिए थे। चलिए इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ से अगर आप देखिएगा तो क्या कहता है कि मांडा है, तो मांडा किस नदी के किनारे है तो चिनाब। अभी जस्ट हमने देखे ना कि सबसे नीचे वाला जो क्षेत्र है वही क्या है तो चिनाब है। उसके बाद दूसरा है हड़प्पा। हड़प्पा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप वनडे के एग्जाम अगर दे रहे हैं, जैसे ग्रुप डी हो गया, NTPC हो गया, रेलवे हो गया, या फिर जो है चपरासी किसी भी प्रकार का वनडे का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो उसमें आपको डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो आपको ध्यान में रखना है ये हड़प्पा जो है सो रावी नदी के किनारे है। ठीक है ना? ये क्या है तो रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा से ध्यान में रखना, हड़प्पा के अंत में क्या लगा हुआ अप्पा, उच्चारण में क्या होता है अप्पा। अप्पा फॉर पप्पा ध्यान में रखिए, और रावी मतलब रोआबे वाला। तो ध्यान में रखिएगा जहाँ पे पप्पा होते हैं वहाँ पे बच्चों के जो है सो हर कांपने शुरू कर जाते हैं, मतलब डर के मारे, या फिर थोड़ा सा भी डांटते हैं तो वो रोने लग जाता है। तो जहाँ पे पप्पा होते हैं वहाँ पे रोने जैसी स्थिति हो जाती है। तो मतलब ध्यान में रखिएगा कि हड़प्पा से रावी नदी, रोबे वाला रावी नदी। समझ गए? इस प्रकार से लॉजिक ट्रिक बना के याद रखिए, आपको सारे चीज़ याद रह जाने वाला है। ठीक है? अब दूसरा देखिए क्या है तो रोपर। रोपर यहाँ कौन सी नदी के किनारे है तो सतलज नदी के किनारे है। रोपर सतलज नदी के किनारे है, इसको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद कालीबंगा देखिएगा तो यही घग्गर नदी है, जो कालीबंगा हमने बताया था ना कि राजस्थान के क्षेत्रों में जो है सो घग्गर नदी किनारे बसा हुआ है। लोथल के लिए बताना है ये भोगवा नदी। लोथल पर ध्यान में रखना है, यार लोथ है जो भोग रहा है ना, लोथ हो गया है जो भोगवा भोग रहा है। तो इस प्रकार से इसको ध्यान में रखिएगा। लोथल नदी किसके नदी किनारे हो जाएगा तो भोगवा नदी के किनारे। उसके बाद देखिए आलमगीरपुर है, तो आलमगीरपुर के बारे में बताए थे कि ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में पड़ता है और यही सबसे पूर्वी हिस्सा, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व वाला जो क्षेत्र पड़ता है वो आलमगीरपुर ही पड़ता है, जो कि किस नदी के किनारे है तो हिंडन नदी के किनारे है। और ये क्या बताया गया है तो यमुना की सहायक नदी। हिंडन किसकी सहायक नदी है तो यमुना की सहायक नदी है। ठीक है? मोहनजोदड़ो के बारे में पूछा जाएगा तो मोहनजोदड़ो के लिए बताना है कि यह सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे है। और चान्हुद्रो भी पूछा जाएगा तो ये भी डायरेक्ट सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा। तो दो तो आसान है, ये आपको याद हो ही जाएगा। 9वां नंबर क्या कहता है धौलावीरा। तो धौलावीरा जो है सो ये मंसर और मनहर इन दो नदियों के किनारे बसा हुआ एक क्षेत्र है धौलावीरा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बाकी की तुलना में इसका जो पहचान है वो कुछ यूनिक सा है, और जो यूनिक सा होती है वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की ज़्यादा चांसेस बना हुआ रहता है। तो इसलिए आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे है तो ये दास्क नदी के किनारे है। ठीक है? किस नदी के? दास्क नदी के किनारे है, ध्यान में रखिएगा। और अगला है दैमाबाद। दैमाबाद के लिए बताना है ये प्रवरा नदी के किनारे है, जो गोदावरी की सहायक नदी है। प्रवरा नदी किसकी सहायक है तो गोदावरी की सहायक है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि ये क्या बता दिया था हमने, नदियों पे कौन सी स्थान किस नदियों के तट पे बसा हुआ है, किस नदियों के तट पे अवस्थित है। इसमें आपने वो चीज़ें सीख लिए कि उसके विभिन्न क्षेत्र किस नदी पे अवस्थित है। अब इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आ जाते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ से देखिए आज की क्लास प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि वो सारे चीज़ वनडे के एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी था, लेकिन यहाँ से आप लोग यदि BPSC की तैयारी कर रहे हैं, NDA की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा की, बिहार दरोगा की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं, है ना,
तो उसके लिए जो है सो ये जो है सो बहुत ही आपको रामबाण बैच साबित होने वाला है, क्योंकि यह देख लीजिए सारा नोट्स हम खुद अपने हाथों से बनाए हुए हैं और अच्छे से डिज़ाइन करके उसके बाद हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। और यही चीज़ हम आपको PDF के रूप में भी अवेलेबल करा देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप वहाँ से भी ज्वाइन होकर के और इसका जो है सो PDF प्राप्त करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, समझ गए। और ये BPSC के लिए तो एकदम मोस्ट जो है सो हम क्या कर सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन जो है सो आपसे पूछा जाता है एग्जामों में। और इसकी तैयारी नहीं आप लोग क्या करते हैं कि कहीं पे मान लेते हैं कि अगर ऊपर का जानकारी देते हैं ना, जैसे कि अभी जस्ट हमने इससे पहले की जो भी चीज़ें हड़प्पा सभ्यता से बताए वहीं तक पढ़ा के छोड़ दिया जाता है अगर वनडे के एग्ज़ाम देते हैं तो। लेकिन जब आप ऊपर हाई रैंक पे जब एग्ज़ाम देते हैं, तैयारी करते हैं, तो उसके लिए आपको उसकी धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी क्वेश्चन बनता है, उसको भी आपको सीखना पड़ता है। अगर उस चीज़ को नहीं सीखिएगा, इग्नोर करके चलिएगा, तो यकीन मानिए आप कुछ अच्छे नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, समझ रहे हैं ना। तो चलिए आज की क्लास यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं, समझिए इसको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ऊपर में लिखा हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन, धार्मिक फॉर मतलब होता है धर्म से संबंधित चीज़ों पे अध्ययन करना, यानी कि वो किस भगवान को मानते थे, किस देवता को मानते थे, क्या वो प्रकृति की पूजा करते थे या मूर्ति की पूजा करते थे, या फिर जो है सो वो क्या कह सकते हैं कि उसको मतलब मूर्ति को बैठाने के लिए वो मंदिर बनाए हुए थे कि नहीं बनाए हुए थे। इन तमाम चीज़ों के बारे में अध्ययन करना, वो किस देवता को पूजते थे, किस देवता को ज़्यादा मानते थे, इन तमाम चीज़ों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा, तो धार्मिक जीवन कहलाएगा। किसकी, तो हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक जीवन के बारे में आपको समझना है। तो समझिए इसको, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, चलिए यहाँ से देखिएगा। इसमें जैसा कि कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अनुष्ठान के तत्व, अनुष्ठान कहने का मतलब पूजा पाठ जो करते हैं, यज्ञ जो करते हैं, उन तपस्या को, यज्ञ को, पूजा पाठ करने की जो तत्व थे, उस तत्व के बारे में समझना है कि किन किन तत्वों का वो प्रयोग क्या करते थे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ कहता है कि मूर्ति पूजा, ये जो है ना मूर्ति पूजा होते थे, अर्थात आपको समझना है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो है वो मूर्ति की पूजा करते थे और पशुपति शिव के मूर्ति मिले हैं। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता में किस देवता का या किस भगवान का मूर्ति मिले हैं, तो आपको बताना होगा ये पशुपति शिव के मूर्ति मिले हैं। अब पशुपति शिव क्या होते हैं, तो इसके बारे में बताना है कि पशुपति शिव का मतलब शिव जी, जो इसको हम लोग आज के समय में क्या कहते हैं, शिव जी कहते हैं ना, भोले बाबा कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं। तो इन शिव जी को ही उस समय में पशुपति शिव के नाम से जाना जाता था और पशुपति शिव की मूर्ति मिला है, मतलब ये मूर्ति पूजा करते थे। कौन, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो पशुपति शिव की पूजा करते थे, तो मतलब मूर्ति की पूजा करते थे। लेकिन अगला पॉइंट में फिर आगे कहता है कि पशुपति शिव के चारों ओर से पशुओं से घिरे हुए हैं, यानी कि पशुपति शिव की जो उस वक्त के समय में जो मूर्ति बनाया जाता था, उसमें जो है सो एक अलग प्रकार का जो है सो दृश्य लुकिंग दिया जाता था। वो चारों ओर से, उसके पशुपति शिव के चारों ओर से पशु के जो है सो चित्र देखने को मिला है, पशुओं से ये घिरे हुए रहते थे। और फिर इसी में कहते हैं कि इसके दाईं ओर से ध्यान में रखना है कि क्या था, तो गेंडा और भैंसा है। यानी कि अगर मान लेते हैं कि ये अगर शिवजी हैं, तो शिवजी के जो दाईं ओर है वो दाईं ओर क्या रहेगा, तो आपको हालांकि स्क्रीन के अनुसार देखिएगा तो ये तो बाएं हो जाता है और इधर से दाएं हो जाता है, लेकिन अगर इस फिगर के अनुसार देखिएगा तो दाएं ये हो जाएगा। तो इसी में ये क्या कहते हैं कि दाएं ओर गेंडा और भैंसा थे, परंतु ये बाएं ओर अगर आप देखिएगा तो बाघ और हाथी थे, बाएं ओर बाघ और हाथी, तथा नीचे जो है सो दो हिरन के चित्र हैं। नीचे क्या है, तो दो हिरन के चित्र बने हुए देखे हैं। तो इस प्रकार से आपको समझना, ये ही ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि ये वनडे के एग्जाम के पूछने लायक है नहीं, क्योंकि इतना लेवल तक, इतने गहराई तक सामान्य बच्चे जो है सो नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन आपसे ये उम्मीद रखा जाता है कि अगर आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप NDA की, दरोगा की, विभिन्न प्रकार की जो है सो आप हाई रैंक के एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और आपसे ये उम्मीद रखते हैं BPSC कि आप इन सारी चीज़ों को जानो, सीखो, समझो, तब जा कर के आप एक कलेक्टर बन पाते हैं, ठीक है ना, SDM बन पाते हैं। तो इस प्रकार से आपने देख लिए, तो इसको ध्यान में रखना। गेंडा भैंसा किधर था, तो दाईं ओर था, बाईं ओर क्या था, तो बाघ और हाथी था, और नीचे से दो हिरन लगा हुआ है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको समझिए।
इसमें कहता है कि हालांकि हो सकता है, तो इसका फिगर जो है सो हम वीडियो के अंत में आपको दिखा देंगे कि पशुपति शिव किस प्रकार से थे और किधर से कौन सी ये जानवरों से घिरे हुए हैं। चलिए आगे देखिए, इसमें देखिए स्टार लगा हुआ है ना। स्टार लगने का मतलब आपको समझ जाना है कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है और एग्जाम में ये सारी क्वेश्चन पूछी जाती है। जैसे इसमें कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में आदि शिव, आदि शिव का मतलब पशुपति शिव, यानी भगवान शिव के बारे में ही चर्चा किया जाता है। पशुपति शिव को ही हम लोग आदि शिव के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें कहते हैं कि आदि शिव की पूजा होती थी और पार्वती गणेश जी की पूजा नहीं होती थी। इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि हो सकता है कि इतनी बात अगर आप गहराई से नहीं जानेंगे तो जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता में पशुपति शिव की तो पूजा होती थी, और वैसे ही आपसे क्वेश्चन कर देगा क्या पार्वती की भी पूजा होती थी। तो आप लोग तो जानते हैं कि पार्वती और गणेश जी जो, सॉरी गणेश जी कहते हैं, पशुपति शिव जो है वो एक दूसरे से मतलब पति पत्नी है। तो अगर पति है तो पत्नी तो स्वाभाविक रूप से रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन यही तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाता है कि इस समय में जो है सो भगवान शिव तो हैं, उनकी पूजा तो होती है, लेकिन इनके साथ साथ पार्वती जी इस समय नहीं है, गणेश जी भी इस समय नहीं है। तो मतलब आप एक लॉजिक के तौर पे ध्यान में रखिएगा कि इस समय जो है सो हमारे भगवान शिव जी का शादी नहीं हुआ है, और इसीलिए ये पार्वती अभी इनकी पूजा नहीं हो रही है। और जब पार्वती जी नहीं है तो गणेश जी भी मतलब इनका पुत्र भी नहीं होंगे। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि पशुपति शिव की तो पूजा होती थी हड़प्पा सभ्यता में, परंतु पार्वती और गणेश जी की पूजा नहीं होती थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए यहाँ पे स्टार मार्क्स लगा हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला लाइन देखिए, कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में मंदिर के प्रमाण नहीं मिले। अब ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। मंदिर का, अब देखिए पूजा तो हो रही है, भगवान का पूजा हो रही है, मतलब पशुपति शिव भी मिले हैं, उनकी मूर्ति तक भी मिले हैं, लेकिन कहीं पे भी ये मंदिर का साक्ष्य जो है सो नहीं मिला, मंदिर बना हुआ नहीं मिला है। तो मतलब स्वाभाविक है कि मंदिर नहीं है, लेकिन जैसे ही लोग जहीं जाए वहीं पर जो है सो अपना मूर्ति बना करके उसी को पूजा करना शुरू कर दे, लेकिन उसको रहने के लिए प्रॉपर जो स्थान मंदिर हम लोगों का होता है वो उस प्रकार से जो है सो मंदिर का निर्माण उस वक्त में नहीं हुआ था। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का, तो ध्यान में रखिएगा कि मंदिर का निर्माण नहीं देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अग्नि पूजा के प्रमाण कालीबंगा और लोथल से मिला है। काली और बंगा और लोथल दो जो है सो क्षेत्र है, दो जगह है हड़प्पा सभ्यता का, और इन क्षेत्रों में जो है सो किसकी प्रमाण मिला है, तो अग्नि पूजा का, यानी अग्नि देवता की भी पूजा हुआ करता था उस समय में। इसलिए ध्यान में रखना है कि कालीबंगा और लोथल के क्षेत्रों में अग्नि पूजा हुआ करता था। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला लाइन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता से जल की पूजा, वृक्ष की पूजा, नाग पूजा के प्रमाण मिले हैं। मतलब ये बात स्पष्ट हो गया है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो बहुईश्वरवादी हैं। बहुईश्वरवादी कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे ईश्वरों को मानते थे और उनकी पूजन भी करते थे। हालांकि आज के समय में अगर देखा जाए तो हमारा जो हिंदू धर्म है वो हिंदू धर्म भी बहुईश्वरवादी ही है, क्योंकि इनको जहाँ से जिस वस्तुएं से लाभ मिलता है उसी को पूजा करने लग जाते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि वृक्ष की भी पूजा किया जाता है। तो वृक्ष की पूजा किस प्रकार, जब किसी की शादी होती है तो देखते हैं ना कि आम महुआ जैसे कहते हैं कि ब्याहने के लिए जा रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ कि उसकी पूजा किया जाता है। ब्रह्म बाबा को पूजने के लिए जाना, पीपल के वृक्ष के पीछे नीचे जो है सो ब्रह्मदेव को जो है सो मूर्ति रख करके और उसके बाद उनकी पूजा की जाती है। तो उस वक्त जो है सो वृक्ष की भी पूजा होती है। उसके बाद देखिए विश्वकर्मा पूजा, मतलब लोहा लक्कड़ से भी हम लोगों को जो है सो कुदाल बना लेते हैं, खुरपी बना लेते हैं, है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि हल का जो है सो फाल बना लेते हैं और उससे जुताई करते हैं। तो इस प्रकार से तमाम लोहे के भी बनी हुई वस्तुओं का उपयोग कर लेते हैं। तो हम लोग जो है सो क्या लगाते हैं, विश्वकर्मा बाबा की लगा दिए जाए। शिक्षा मिल जाते हैं तो सरस्वती जी की पूजा कर लेते हैं। मतलब जहीं से जो चीज़ मिल जाते हैं, जल जो है सो हम लोग को पीने को मिल जाता है तो इंद्रदेव की जय मान लेते हैं। जल से जो है सो हमारी कृषि भी होती है, फसलें भी होती है। तो इन तमाम चीज़ों से लाभ मिल जाती है, इसलिए इन तमाम चीज़ों को हम लोग ईश्वर के रूप में मान लेते हैं। और इसलिए हम हिंदू धर्म के निवासी भी, हम हिंदू धर्म के लोग भी क्या है तो बहुईश्वरवादी हैं। ठीक उसी प्रकार से हड़प्पा वासी भी क्या है तो बहुईश्वरवादी ही हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। समझ गए। चलिए आगे देखिए, तो इसमें जो है सो मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये जल पूजा, वृक्ष पूजा और नाग पूजा, इन तीनों चीज़ों की पूजा ये किया करते थे। चलिए अगले लाइन पे आ जाते हैं हम लोग। समझिएगा इसको। इसमें क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता से बड़े संख्या में ताबीज मिले। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। ताबीज, ताबीज के मतलब तो आप लोग समझ रहे हैं ना कि जब कभी भी हम लोग जानते हैं ना कि वो क्या कहते हैं उसको,
तंत्र मंत्र जादू टोना, इस प्रकार से आप लोग सुने होंगे। जो कुछ ढोंगी बाबा टाइप के भी होते हैं, कुछ उसमें अच्छे भी होते हैं, हम सभी को तो ऐसे नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी महिला को जो है सो खास करके ये ठगने वाले होते हैं, जो कहते हैं कि बच्चे तुम्हारे यहाँ ये समस्या है, तुम्हारे जो है सो घर में जो है सो फलाने का आभास हो गया है, उसको दूर करना चाहते हो, हमारे ताबीज़ ले लो, हमसे पूजा करवाओ, फलना चिलना, विभिन्न प्रकार से वो जो है सो लोभ देते रहते हैं और उसके बाद कुछ पैसे ऐंठ के चले जाते हैं। लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं बाबाएँ जो वास्तव में जो है सो इन सारी चीज़ों को जानते रहते हैं। तो हम इस पर जो है विवाद क्रिएट नहीं करने वाले हैं, नहीं करना चाहते हैं। इतना आपको ध्यान में रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी है वो बड़ी संख्या में ताबीज़ भी रखते थे। मतलब ये साफ है कि उसमें जो है सो जादू टोना तंत्र मंत्र का भी प्रयोग हुआ करता था। ठीक है, अब अगला देखिए, जब वहाँ के निवासी मर जाते थे तो उनके बारे में क्या ये राय रखते थे। तो हड़प्पा वासी मृतकों का दाह संस्कार, यानी दाह संस्कार कहने के मतलब जिस प्रकार से हम लोगों में क्या होता है कि हिंदू धर्म में कि जब इस मतलब कोई व्यक्ति मरते हैं तो उसका दाह संस्कार मतलब उसको जलाया जाता, तो उसका दाह संस्कार भी किया जाता था। लेकिन आगे और भी कहते हैं कि उस वक्त जो है सो अंशतः शवाधान की भी व्यवस्था था और पूर्णतः शवाधान के भी जो है सो उसमें सिस्टमें थी। पूर्णतः शवाधान कहने का मतलब जो पूर्ण रूपेण उसको मिट्टी को खोद करके, जैसे कि मुस्लिम धर्म में आप लोग अभी देखते भी होंगे कि मिट्टी को खोद करके बाहर निकाल दिया जाता है और इसी में जो है सो सबको ला करके सुला दिया जाता है इस प्रकार से, और ऊपर से फिर मिट्टी को भर दिया जाता है। तो इसी को जो है सो शवाधान कहते हैं। लेकिन इसमें अंशतः शवाधान के मतलब समझना है कि इसमें जो है सो मतलब ये समझना है कि इसमें कुछ केमिकल मिला करके अंदर में डाल दिया जाए और फिर कुछ समय के बाद उसको आवश्यकता पड़ने पर निकाल लिया जाए। तो इस प्रकार के समाधान को हम लोग अंशतः समाधान के रूप में मान सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो 3 प्रकार से समाधान क्या करते थे, एक दाह संस्कार, दूसरा अंशतः समाधान और तीसरा पूर्णतः समाधान। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और ये चीज़ है सो हम लोगों में आज भी देखने को मिलता है ना। दाह संस्कार तो हिंदू धर्म में प्रचलित है, पूर्णतः समाधान मुस्लिम धर्म में प्रचलित है, और कुछ ऐसे महान पुरुष होते हैं जिनका जो है अंशतः समाधान भी किया जाता है। अगला हेडिंग देखिए, वहाँ तक तो आपने समझ लिए धार्मिक जीवन के बारे में। अब अगला हेडिंग आपका आ रहा है क्या चीज़, तो समझिए यहाँ से। ये लिखा हुआ है हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के दर्शन। इसमें भी धार्मिक जीवन के ही बारे में पढ़ना है, लेकिन उसका दर्शन, उसमें जीवन पढ़े थे और यहाँ पे आपको दर्शन पढ़ना है। हड़प्पा सभ्यता में रहने वाले लोगों के धार्मिक जीवन का दर्शन। दर्शन में देखिए क्या कहते हैं कि हड़प्पा वासी बहु ईश्वरवादी थे। बहु ईश्वरवादी हमने आपको ऑलरेडी बता दिए थे ना, क्योंकि ये पशुपति शिव की भी पूजा कर रहे हैं, उसके बाद नाग देवता की पूजा कर रहे हैं, जल देव की पूजा कर रहे हैं, वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, इसलिए ये बहु ईश्वरवादी हैं। लेकिन इसी के साथ साथ आपको एक चीज़ नोट करके जरूर रख लेना है कि पशुपति शिव की पूजा होती थी, परंतु पार्वती और गणेश जी की पूजा नहीं होती थी। इस बात को ध्यान में रखना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा लाइन देखिए, ये क्या कहते हैं कि प्रकृति पूजक थे, यानी कि ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो प्रकृति का भी पूजा करते थे। यानी वृक्ष की जिस प्रकार से हम लोग अभी करते हैं ना, वृक्ष का, पीपल देवता, बरगद की पेड़ की हम लोग पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से वो उसी समय से चला हुआ आ रहा है। अगला लाइन कहता है कि हड़प्पा वासी तंत्र मंत्र जादू टोना में विश्वास करते थे। जब तक विश्वास नहीं करते थे तब तक जो ताबीज़ मिला है वो ताबीज़ क्यों रखते हैं, यानी ये मानते थे कि भूत प्रेत भी हुआ करते हैं और इसलिए क्या रखते हैं, ताबीज़ें रखते हैं। आगे कहती है कि हड़प्पा वासी आत्मा और परलोक में भी विश्वास करते थे, यानी कि अपने अंदर जो प्राण है वो आत्मा होती है और परलोक मतलब जहाँ पे परमात्मा लोग रहते हैं, ईश्वर जिसको हम लोग मानते हैं। तो हड़प्पा वासी के लोग भी इस बात को मानते थे कि आत्मा और परमात्मा दोनों होते हैं और दोनों पर ये विश्वास किया करते थे। ये धार्मिक जीवन है, इसलिए इन सारी चीज़ों को, तमाम चीज़ों को आपको समझना होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला हेडिंग बस उतना ही था दर्शन में। अब अगला हेडिंग कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन मतलब अब धन दौलत से संबंधित हो जाएगा कि किस प्रकार से वो धन को अर्जित करते थे, किस प्रकार का उनका व्यापार हुआ करता था, कैसे वो आय को अर्जित करते थे, कैसे वो व्यय मतलब खर्च करते थे। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो आर्थिक जीवन में सबसे पहले आपको कृषि के बारे में ही पढ़ना है। तो कृषि के बारे में समझिए यहाँ से क्या कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार कृषि था, यानी कि इस समय कृषि कार्य बहुत ही बड़ी मात्रा में प्रचलित था और यहाँ से जो अधिशेष के रूप में आते हैं अनाज, वही अनाज भंडारण करके जो है सो मतलब
क्या करते, वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते थे। और इसीलिए तो आपने सुने भी होंगे ना, हड़प्पा में जो है सो बृहद अन्नागार मिला है। अन्नागार कहने का मतलब क्या हुआ कि अन्न को भंडार करने वाला एक जो FCI गोदाम हम लोगों का जिस प्रकार से अभी के समय में है, उसी प्रकार से वो अन्नागार, बृहद अन्नागार मतलब बड़ा, बहुत बड़े मात्रा में जो है सो अन्नागार मिला है। मात्रा मतलब बहुत बड़े आकार में। उसका कहते हैं इनके प्रमुख फसल जो है वो गेहूं हुआ करते थे, जौ हुआ करते थे और सरसों इत्यादि हुआ करते थे। तो ये इसकी प्रमुख फसल, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा वासियों की जो प्रमुख फसल था वो क्या था, तो गेहूं था, जौ था और सरसों था। ये 3 फसल और भी हैं, लेकिन ये 3 प्रमुख को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अगला समझिए इसको, इस लाइन को अब यहाँ समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम आपको लेकर के आए हैं। देखिए क्या कहता है कि समकालीन सभ्यता में सर्वप्रथम कपास की खेती हड़प्पा सभ्यता के निवासी ने किया, जिसके कारण यूनान सभ्यता के लोग इन्हें सिंडेन के नाम से जाना गया, यानी सिंडेन कहा। तो सबसे पहले यहाँ समकालीन सभ्यता का मतलब आपको समझना है कि जिस प्रकार हमारे भारत के हड़प्पा सभ्यता फल फूल रहे थे, विकसित हो चुके थे, यानी डेवलप्ड थे, उसी समय मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या चीन की सभ्यता है ना, यूनान की सभ्यता, विभिन्न प्रकार की और भी सभ्यताएं थे जो उसके साथ जो है सो व्यापार भी किया करते थे। लेकिन व्यापार हम आगे देखेंगे। यहाँ पे समझिए कि कपास की खेती जो है सो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के लोग ही नहीं किए, इसलिए हड़प्पा सभ्यता के निवासी को किसने क्या कहते हैं, जिसके कारण यूनान की सभ्यता के लोगों ने हमारे हड़प्पा वासियों को क्या कह दिया, तो सिंडेन के नाम से संबोधित कर दिया। मतलब सिंडेन इनको कहा जाने लगा, किनको, हड़प्पा वासियों को, ठीक है। आगे समझिए, बहुत अच्छा लाइन था, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के धान यानी कि चावल प्रमुख फसल नहीं है, ध्यान रखिएगा। चावल, एक सेकेंड, चावल जो है इनकी प्रमुख फसल नहीं है, चावल प्रमुख फसल नहीं है, ठीक है। तो चावल जो है इसकी प्रमुख फसलें नहीं है, फिर भी रंगपुर और लोथल से प्रमाण मिले हैं, यानी कि धान और भूसी के जो है सो प्रमाण, रंगपुर और लोथल से धान की भूसी का प्रमाण मिले हैं, लेकिन इसकी प्रमुख फसल जो है सो चावल नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। प्रमाण मिलने का मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि मान लेते हैं कि अगर हमारे घर में जो है सो चावल नहीं है तो धान की खेती नहीं करते, तो कई बार होता है ना कि मार्केट से मंगा लेते हैं, खरीद के खा लेते हैं, और उसका अवशेष हमारे आसपास के क्षेत्रों में कुएं पे या फिर डस्टबिन में या फिर विभिन्न प्रकार के जो कचरे रखा हुआ होता है वहाँ पे उसका अगर भूसी प्रमाण कुछ मिल जाए, तो इसका मतलब आपको ये तो नहीं समझना होगा ना कि हम जो है सो धान की खेती करते हैं। मतलब ये भी तो हो सकता है कि हमने कहीं से मंगाए और अपना उसका यूज किए और फिर जो है सो छोड़ दिए। तो उसी प्रकार से रंगपुर और लोथल में प्रमाण तो मिला है, लेकिन ये हड़प्पा वासी चावल की खेती नहीं करते थे। बहुत ही अच्छा लाइन था, ध्यान में रखिएगा। अगला लाइन देखिए, बनावली से हल के आकृति का खिलौना प्राप्त हुआ है, जिसमें खेती की जुताई के लिए प्रयोग किए जाते थे। यानी हल की आकृति, जिस प्रकार से हम लोग बैल से जो हल बनाया करते थे ना, जैसे कि आज से हम कह सकते हैं कि 15-20 साल पहले, 15-20 साल तो बहुत हो जाता है, मतलब मान लीजिए ना आप 10-15 साल पहले की बात है। तो उसमें क्या था, हलों से ही जो है सो क्या हुआ था, तो मिट्टी की जो जुताई हुआ करता था, यानी कि हल से जो है सो खेतों की जुताई हुआ करता था और उसके बाद जो है सो बुआई हुआ करता था, उसी में फसल उगाए जाते। आज के समय में ट्रैक्टर हो गया, रोटावेटर हो गया, विभिन्न प्रकार झाइल हो गया है, तो इन तमाम चीज़ों से जो है सो हम लोग जो है सो खेतों की जुताई कर लेते हैं। तो हल की जो है सो अभी उपयोग नहीं दिख रहा है, लेकिन उस समय में हल के आकार का खिलौना मिलने का मतलब ये है कि हड़प्पा वासी लोग जो है वो हल से भी परिचित हैं और वो जान रहे हैं कि इससे किस प्रकार से खेतों की जुताई किया जाता है, ठीक है। आगे फिर कहते हैं किया जाता था तथा जोते हुए खेत, क्या कहते हैं, जिसमें जोते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से, आपसे ये अच्छा क्वेश्चन है, रेड कलर में लिख दिए हैं। जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आपको ध्यान में रखना है, ये कालीबंगा, वनडे के एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो आपको ध्यान में रखना है कालीबंगा से मिला है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे देखिएगा। फिर कहते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अन्नागार से
कृषि में उत्पादन अधिशेष के भी प्रमाण मिला। उत्पादन अधिशेष कहने का मतलब ये हुआ कि जब कृषि कार्य किए जाते थे तो उसको अधिशेष के रूप में, मतलब ज़्यादा जो है सो अनाज हो पाने के कारण वो साल भर खाने के बाद भी उसको बहुत सारे अनाज बच जाते हैं तो उसको अधिशेष कहते हैं। आज के समय में भी कुछ ऐसे ज़मींदार लोग होते हैं जिनके पास कई बीघे के रूप में जो है सो, पहले तो एकड़ के रूप में हुआ करता था, लेकिन अभी जो है सो हमारे यहाँ क्या है कि बीघे के रूप में इसका जो है सो मापा जाता है। तो कई बीघे खेत होते हैं जिसमें वो अनाजों को उत्पादन करते हैं, उगाते हैं और साल भर खाने के बावजूद भी उनको बहुत सारे अनाज रह जाते हैं तो उनको क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो यही होता है अधिशेष। ठीक है, तो अधिशेष के भी प्रमाण उसमें मिले हैं। तो ये कृषि से संबंधित हो गया। अब आर्थिक जीवन में पशुपालन के भी समझना है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि आधे घंटा से ज़्यादा की वीडियो डालने में थोड़ा कठिनाई होती है। तो यहाँ के बाद हम अगला वीडियो फिर से अपलोड करेंगे, पशुपालन से ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, आर्थिक जीवन जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहीं से प्रारंभ करेंगे अगले वीडियो में। तो आप लोगों को हमारा यह वीडियो, हमारे यहाँ पढ़ाने की तरीका कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। और क्या आप लोग इस प्रकार की पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आप हमें कमेंट करके जो है सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, समझ में भी आता है और इसका जो नोट्स है, इसका PDF जो है ये भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से इसका PDF भी आपको मिल जाएगा आसानी तरीके से। ठीक है ना, तो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी पढ़ सकें। और हमारे चैनल पे यदि आप लोग नए हैं, न्यू हैं, एकदम फ्रेश हैं, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन ढंग से हो सके, इसलिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। तो हमारे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।